Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The topic in hand today is rules of translation. We will practice the same rules which have been dealt with in the first two lectures. These rules are pertaining to the use of helping verb. Today we will apply these rules to the future indefinite tense. I am Professor A.B. Nair from the platform of Reader Group of Colleges. ओके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उर्दू में आप देखें इसकी पहचान किसी भी सेंटेंस के आखिर में गा गी गे वगैरह आ जाता है। एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं। हम उनकी मदद करेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, या ईद धूमधाम से मनाई जाएगी। अब ये तीनों सेंटेंस जो है ये अब गौर इन पे करें तो फर्स्ट टू सेंटेंस जो हैं दे बिलोंग टू एक्टिव वॉइस और द थर्ड वन इज़ पैसिव वॉइस। उसकी वजह यह है कि पहले दो में सब्जेक्ट मौजूद है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो है सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो वो पैसिव वॉइस होता है, और अगर सब्जेक्ट उसमें मौजूद है तो फिर वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस वो होगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें देखें, हम उनकी मदद करेंगे, तो इसमें लफ्ज़ हम मौजूद है, तो हम जो है इट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। सिमिलरली हमारा मुल्क तरक्की करेगा, तो कौन तरक्की करेगा, मुल्क करेगा, हमारा मुल्क, तो इसमें भी सब्जेक्ट है। वेयर एज द थर्ड सेंटेंस डजंट हैव एनी सब्जेक्ट। जैसे ईद धूमधाम से मनाई जाएगी, अब मनाने वाले का जिक्र नहीं है, ईद खुद तो नहीं ना अपने आप को मना सकती, तो लिहाजा ये जो है पैसिव वॉइस बनता है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है इसको अलग लिखा हुआ है। तो ये इस साइड पे जो है एक्टिव वॉइस है, इस साइड पे पैसिव वॉइस है। इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिफरेंट है और फॉर्म डिफरेंट है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इन केस ऑफ पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, हमेशा थर्ड फॉर्म। We always use third form of verb in case of passive voice, irrespective of the tense. Tense कोई भी हो, खा वो present tense है, past है, future है, कोई भी है। 12 टेंस हैं, 12 के 12 टेंसों में इन केस ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का जुमला जब भी होगा उसमें एक ही फॉर्म यूज़ होगी, दैट विल बी पैसिव वॉइस, थर्ड फॉर्म। तो अब इसके हेल्पिंग वर्ब की तरफ आते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है इस टेंस का विल बी, मतलब फ्यूचर में अगर ये पैसिव वॉइस में आएगा तो विल बी, शैल बी आएगा, ठीक है। और वेयर एज एक्टिव में इस तरफ आए, राइट साइड पे देखें तो इसमें सिर्फ विल आएगा, विल और शैल। शैल अगर यूज़ ना भी करें तो इट्स ओके। अब सिर्फ आई विल लिख सकते हैं, आई विल, वी विल, यू विल, ही विल, शी विल का ही इस्तेमाल करें, दैट विल बी सफिशेंट। तो सिमिलरली इसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। एक्टिव वॉइस जो है राइट साइड पे ये फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ विल है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है। वेयर एज पैसिव वॉइस की साइड पे आप देखोगे तो इसमें हम विल बी का इजाफा करें। यहाँ पे देखो बी नहीं लिखा, लेकिन इसमें बी है। पैसिव वॉइस में विल बी है और एक्टिव वॉइस में खाली विल है। इसी तरह पैसिव वॉइस के अंदर जो है वो ये देखें थर्ड फॉर्म है और उसमें जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, ये आपने देखना है। तो नेक्स्ट अब इसके सेंटेंस आप गौर से पढ़ें। राइट साइड पे जो है इस पे ये जो दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसका पहला सेंटेंस हम देखते हैं, वो कॉलेज जाएगी, वो कॉलेज जाएगी, ये एक्टिव वॉइस है, क्यों, इसमें सब्जेक्ट मौजूद है वो शी इसमें मेंशन है, तो लिहाजा इट इज़ एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस नमाज अदा की जाएगी। अब इसके आखिर में भी आप देखो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, पहचान में कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी वही है पहचान, उसकी आखिर में जाएगी पे एंड हो रहा है वो फिक्रा भी, और ये भी एंड उसी पे हो रहा है, ठीक है। वो कॉलेज जाएगी और नमाज अदा की जाएगी, ये एक ही तरह, लेकिन नमाज अदा की जाएगी ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि हमें नहीं पता नमाज अदा करने वाले का इसमें देखो जिक्र नहीं है। वेयर एज अब पिछले सेंटेंस को देखे इसमें, तो वो कॉलेज जाएगी, इसमें वो मौजूद है, तो लेफ़्ट साइड वाला जो है ये पैसिव वॉइस है और राइट साइड वाला नंबर 1 जो है वो एक्टिव वॉइस है। सेम इज़ द केस विद सेंटेंस नंबर 2।
तो हम सवात जाएंगे, इसमें चूँकि जाने वाले का ज़िक्र है हम, तो लिहाजा इट इज़ एक्टिव वॉइस। और दरख्त लगाए जाएंगे, ये आप देखें दरख्त लगाए जाएंगे, तो ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि लगाने वाले का ज़िक्र नहीं है, कौन लगाएगा दरख्त। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ये डिफरेंस बनता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, और इसमें जो है विल बी के साथ थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो ये दोनों सेंटेंस आप खुद बनाने की कोशिश करो। वो कॉलेज जाएगी, वो कॉलेज जाएगी, ये नंबर 1 सेंटेंस मैं आपसे कह रहा हूँ। तो शी विल गो टू कॉलेज, इसमें शी विल गो हम लगाएंगे क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस को देखें, नमाज अदा की जाएगी, तो नमाज के लिए प्रेयर होता है, तो प्रेयर विल बी ऑफर्ड, इसमें हम विल बी इस्तेमाल करेंगे, खाली विल नहीं, और ऑफर्ड थर्ड फॉर्म उसके साथ फिर हम लिखेंगे। ओके जी, नेक्स्ट नंबर 2 को देखें, हम सवात जाएंगे, तो वी विल गो टू सवात या वी विल विजिट सवात। तो विल हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में विल हम इस्तेमाल करते हैं और साथ में फिर फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इसी तरह दरख्त लगाए जाएंगे, तो ट्रीज़ विल बी प्लांटेड, इसमें विल बी लगाएंगे। विल बी क्यों लगाएंगे, ये पैसिव वॉइस है, तो विल बी यूज़ होगा। दरख्त लगाए जाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता लगाने वाले का, दरख्त लगाएगा कौन, तो ये हमें इस चीज़ का पता नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सॉल्ड एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो आपको वो देखना है। ठीक है जी, अब गौर से आप देखें इसको, और ये आपको डिटरमिन करना है कि वेदर द सेंटेंस बिलोंग्स टू एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब सबसे फर्स्ट वाला सेंटेंस आप देखो, रिज़ल्ट का ऐलान अगले माह किया जाएगा, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि रिज़ल्ट का ऐलान करने वाले का ज़िक्र नहीं है कि कौन ऐलान करेगा। ये तो हमें पता है कि रिज़ल्ट का ऐलान होगा, लेकिन ये नहीं पता रिज़ल्ट को कौन अनाउंस करेगा, तो लिहाजा दिस सेंटेंस इज़ पैसिव वॉइस। तो जब पैसिव वॉइस होता है तो उसमें हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं। तो रिज़ल्ट, दोबारा इसको अब इसमें लिखा हुआ है तो आप साफ साफ देख सकते, रिज़ल्ट विल बी है, रिज़ल्ट विल बी, और आगे अनाउंस्ड, ये थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की है, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट मंथ, रिज़ल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट मंथ। सिमिलरली आगे आप इसको देखने की कोशिश करें, सेंटेंस नंबर 2 है, वो अगले माह बैरून मुल्क जाएगा। तो इस पे भी अगर आप गौर करेंगे तो ये एक्टिव वॉइस आपको लगेगा क्योंकि इसमें जाने वाले का हमें पता है, वो यहाँ पे मौजूद है वो। तो ये सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ज़ाहिर होता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है, वो अगले माह बैरून मुल्क जाएगा। हालांकि इसके आखिर में भी आप देखो जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों सूरतों में जो है वो एंड सेम है। बोथ दी सेंटेंसेस आर एंडिंग इन द सेम वे, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, लेकिन ऊपर वाला पैसिव वॉइस है और ये एक्टिव वॉइस है। तो लिहाजा एक्टिव वॉइस में सिर्फ विल इस्तेमाल होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो अगले माह बैरून मुल्क जाएगा, ही विल गो अब्रॉड नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे विल गो लगा दिया, विल बी गॉन नहीं लगाया क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। तो अगर ये पैसिव वॉइस होता तो फिर थर्ड फॉर्म लगती। ठीक है, थर्ड फॉर्म विल बी के साथ हमेशा लगती है। तो सिमिलरली नेक्स्ट आप देखें, वो अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ देगा, ये भी एक्टिव वॉइस है, वो अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ देगा, चूँकि सब्जेक्ट इसमें मौजूद है वो, तो लिहाजा इसमें भी विल इस्तेमाल होगा और फर्स्ट फॉर्म इसमें लगेगी, ही विल स्टैंड बाई अस। ही विल, ये विल लगा है और आगे स्टैंड बाई, स्टैंड बाई का मतलब होता है साथ देना, किसी को सपोर्ट करना, हिमायत करना, मदद करना मुश्किल वक्त में, उसके लिए स्टैंड बाई यूज़ होता है। तो स्टैंड बाई फर्स्ट फॉर्म है, ही विल स्टैंड बाई अस थ्रू थिक एंड थिन। ये एक इडियोमेटिक फ्रेज़ है, थ्रू थिक एंड थिन, ये सेकेंड ईयर में भी होता है, तो आपने यकीनन इसको पढ़ा होगा कि वो अच्छे पूरे वक्त में हमारा साथ देगा, ही विल स्टैंड बाई अस थ्रू थिक एंड थिन। दोबारा इसको देख लें, ही विल स्टैंड बाई अस थ्रू थिक एंड थिन, वो अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ देगा। तो नेक्स्ट है जी, आज देर से आने वालों को सज़ा नहीं दी जाएगी।
तो ये सेंटेंस जो है नेगेटिव है और ये पैसिव वॉइस है। गौर से इसको देखें, पैसिव वॉइस क्यों है? क्योंकि इसमें हमें सज़ा देने वाले का पता नहीं है। लेट आने वालों को सज़ा दी जाएगी, ये हमें नहीं पता कि सज़ा कौन देगा, तो लिहाजा ये कौन सा है? पैसिव वॉइस है। ठीक है, आज देर से आने वालों को सज़ा नहीं दी जाएगी, तो इसकी ट्रांसलेशन भी विल नॉट बी आएगा। ठीक है, लेट कमर्स, देर से आने वाले कौन होते हैं? लेट कमर्स। उसके बाद विल नॉट बी है, तो नॉट का इस्तेमाल होता है इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, और बी हम यूज़ करते हैं विल बी, और फिर साथ में थर्ड फॉर्म पनिश्ड टुडे। लेट कमर्स विल नॉट बी पनिश्ड टुडे। तो सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस जो है इसको आप खुद पढ़ें और देखें वेदर इट इज़ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। नंबर 5, क्या मुजरमों को गिरफ़्तार किया जाएगा? क्या मुजरमों को गिरफ़्तार किया जाएगा? तो ये क्या है? ये अगेन पैसिव वॉइस है, क्योंकि गिरफ़्तार करने वाले का ज़िक्र नहीं है कि कौन गिरफ़्तार करेगा। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई उर्दू का सेंटेंस क्या से शुरू हो, ये एक रूल है, हेल्पिंग वर्ब का सेकंड रूल है कि व्हेन एवर योर उर्दू सेंटेंस स्टार्ट्स विद क्या, तो इंग्लिश का सेंटेंस जो है वो विल से हम स्टार्ट करेंगे, मीन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो क्या मुजरमों को गिरफ़्तार किया जाएगा, तो इसमें बी का भी इस्तेमाल होगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। तो विल कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स होते हैं मुजरिम, तो आगे बी लिखा हुआ, बी अरेस्टेड थर्ड फॉर्म है, विल कल्प्रिट्स बी अरेस्टेड, क्या मुजरमों को गिरफ़्तार किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो नंबर 6, क्या पुलिस मुजरमों को गिरफ़्तार करेगी। ये आप गौर इस पे करें कि ये एक्टिव है या पैसिव है, ये अभी हिडन है इसका आंसर, तो आप खुद गैस करो कि इसका क्या बनेगा। क्या पुलिस मुजरमों को गिरफ़्तार करेगी, तो ये एक्टिव है इसकी क्योंकि इसमें पुलिस का जिक्र है। तो जब काम करने वाला होता है या सब्जेक्ट मौजूद होता है, तो उस सूरत में हम जो है फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो लिहाजा ये भी चूँकि क्या से शुरू हो रहा है, आप गौर से देखो, ये सेंटेंस भी क्या से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई भी अगर सेंटेंस जो है वो क्या से शुरू होता है, तो इंग्लिश का सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, ये रूल नंबर 2 मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये भी विल पुलिस अरेस्ट द कल्प्रिट्स, तो यहाँ पे अरेस्ट फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है, विल और बी का इस्तेमाल नहीं हो, ऊपर बी का इस्तेमाल हुआ है, देखो ना, बी अरेस्टेड, और यहाँ खाली अरेस्ट है। ठीक है, ओके जी। तो दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूँ, विल पुलिस अरेस्ट द कल्प्रिट्स। ओके, नेक्स्ट आप सेंटेंस को गौर से देखें और ख़ुद देखें ये एक्टिव है या पैसिव। आपके पास पेंसिल और कोई लिखने वाली चीज़ होनी चाहिए। यू मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ सम रजिस्टर और नोटबुक, उसके ऊपर आप साथ साथ ये लिखते जाओ। ठीक है, बाग को पानी कब दिया जाएगा, बाग को पानी कब दिया जाएगा। ये सेंटेंस जो है ये पैसिव है ऐसे, क्योंकि पानी देने वाले का जिक्र नहीं है, सिर्फ बाग का जिक्र है। ठीक है, तो लिहाजा ये पैसिव है ऐसे, इसमें विल बी का इस्तेमाल होगा और थर्ड फॉर्म होगी। तो मैंने आपको बताया है कि जब पैसिव वॉइस होता है तो विल बी के साथ, तो ये व्हेन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस पे रूल नंबर 3 लगेगा, क्योंकि इसमें कब आ गया है, तो ये व्हेन से। तो ये रूल नंबर 3 क्या कहता है, व्हेन एवर योर सेंटेंस स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मीन सवालिया लफ्ज़ है, जब आपका कोई जुमला शुरू होता है, जैसे ये व्हेन से शुरू हो रहा है, तो इट मस्ट बी फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, तो इसके फ़ौरन बाद आपको ये विल लगाना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन विल द गार्डन बी वाटर्ड, बी का इस्तेमाल है और वाटर्ड थर्ड फॉर्म है। ठीक है, व्हेन विल द गार्डन बी वाटर्ड। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है इसको आप देखें और गौर करने की कोशिश करें कि ये कैसे है। माली बाग को पानी कब देगा या कब पानी देगा, ये एक्टिव है ऐसे, क्योंकि इसमें ये देखो आप माली का जिक्र है, तो जब माली का जिक्र है तो इट मीन कि माली या गार्डनर इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जब होता है तो फिर एक्टिव वॉइस होता है। तो लिहाजा इसको आप देखें, व्हेन विल, व्हेन इस्तेमाल इधर लगेगा, व्हेन शुरू होगा और व्हेन के फ़ौरन बाद फिर ये हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। तो जब भी ये हमें पता है कि व्हेन के बाद जैसे ही हम
लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आता है। व्हेन जब भी हम स्टार्ट में प्लेस करते हैं तो आगे हेल्पिंग वर्ब आता है। तो व्हेन विल द गार्डनर वाटर, अब देखो आप वाटर फर्स्ट फॉर्म लगी है क्योंकि एक्टिव है, वाटर द गार्डन। उसके बाद नेक्स्ट है ये सेंटेंस, आप गौर से खुद ही पढ़ें और मेरे रिपीट करने या रीड आउट करने से पहले आप देखो ये एक्टिव है ये पैसिव है। क्या तुम बता सकते हो कि हम दोबारा कब मिलेंगे? ये एक्टिव वॉइस है। मिलने देखो हम इसमें मौजूद है, ये हम मौजूद है, हम दोबारा कब मिलेंगे, तो मिलने वाला हम वी जो है एज अ सब्जेक्ट यहाँ यूज़ हुआ है, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस है। तो इसमें भी फर्स्ट फॉर्म के साथ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। और आगे इसको क्या बना देंगे, फिर सिंपल भी हम इसको बना देंगे। तो कैन यू टेल, ये देखें गौर से, कैन यू टेल व्हेन, आगे व्हेन के बाद वी विल सी अगेन, कैन यू टेल व्हेन वी विल सी अगेन। इसको बड़े गौर से देखें, ये व्हेन सेंटर में आ गया। जब व्हेन सेंटर में आ जाता है तो उसके बाद बाकी आगे जो सेंटेंस होता है बाकी ऐसा वो सादा कर देते हैं। अब यहाँ पे व्हेन देखें, यहाँ पे व्हेन है या यहाँ पे व्हेन है तो इसके फ़ौरन बाद जो है विल लगो, व्हेन विल, लेकिन यहाँ व्हेन वी विल लगा हुआ है। और रूल नंबर 4 चूँकि इस पर अप्लाई होता है। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि वेन एवर अ क्वेश्चन वर्ड अकर्स इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस इट मस्ट बी फॉलोड बाई सिंपल सेंटेंस। जब भी सादा जुमला होगा, मतलब है जब भी कोई सवालिया लफ्ज़ दरमियान में आ जाए, अंग्रेज़ी जुमले के दरमियान में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, वाई आ जाता है, व्हाट आ जाता है, वेयर आ जाता है, तो इसके फ़ौरन बाद जो है जुमला सादा कर देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फ़ौरन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। हम जानते हैं कि ये सड़क कब तामीर होगी, तो ये भी पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्यों है कि तामीर करने वाले का जिक्र नहीं है, हम जानते हैं कि ये सड़क कब तामीर होगी, ये इसलिए पैसिव वॉइस है। तो जब पैसिव वॉइस होता है तो उसमें हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म और साथ में विल बी इस्तेमाल होता है, ठीक है। वी नो व्हेन, ये देखो व्हेन अब फिर दरमियान में आ गया, व्हेन दिस रोड विल बी, अब दिस रोड विल बी लिखा है, ठीक है। तो ये आप देखो विल बी हमने यहाँ पे लगा दिया है। और व्हेन के बाद ये देखो व्हेन के बाद हमने विल नहीं लगाया, हालांकि ऊपर मैंने बताया आपको कि यहाँ लगाया हुआ है, व्हेन के फ़ौरन बाद ऊपर देखें विल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने विल भी आगे लगाया है, सिंपल इसको किया है, ठीक है। तो दोबारा इसका तर्जमा मैं पढ़ता हूँ। वी नो व्हेन दिस रोड विल बी कंस्ट्रक्टेड, ये कंस्ट्रक्टेड भी जो है ये थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म क्यों यूज़ किए हमने, बिकॉज दिस सेंटेंस इज पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस की सूरत में जो है हम हर हाल में जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फिर विल बी के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं, और एक्सरसाइजेज से पहले बल्कि जो है ये एक कंडीशनल सेंटेंस इस पेज के ऊपर जो है वो बताया गया है। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल होता है शर्तिया जुमला। शर्तिया जुमला क्या होता है, ऐसा जुमला जिसके कम से कम दो हिस्से हों। फ्यूचर में अगर शर्तिया जुमला आ जाए, शर्तिया जुमला होता है एटलीस्ट इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, तो एक हिस्से में जो है वो क्या होगा, एक हिस्से में शर्त होगी, इसको शर्तिया जुमला कहते हैं, ठीक है। उर्दू में से क्या कहते हैं, शर्तिया जुमला। कंडीशनल सेंटेंस को उर्दू में शर्तिया जुमला कहा जाता है। तो शर्तिया जुमला इसलिए कहा जाता है कि इसके एक साइड पे शर्त होती है और दूसरी साइड पे जो है वो उसका अंजाम होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेंटेंस नंबर 2, बल्कि पहले ही जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये शर्त है कि जैसा करोगे वही आपको मिलेगा, जो आप अमल करेंगे वही नतीजा आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखो, अगर वो नहीं खेलेगा तो हम मैच हार जाएंगे। इसके भी दो हिस्से हैं। अब नतीजा क्या है, मैच हार जाना, और शर्त क्या है कि अगर वो ना खेला, बशर्ते कि वो ना खेला, यानी अगर शर्त ये है कि वो ना खेले तो फिर हमने हारना है, तो लिहाजा ये शर्तिया जुमला है। तो कंडीशनल सेंटेंस, अंग्रेज़ी में ये ऊपर लिखा हो कंडीशनल सेंटेंसेस, और उर्दू में इसको कहते हैं शर्तिया जुमले, ठीक है। शर्तिया जुमला।
अच्छा, तो यूँ शर्तिया लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ओके, क्योंकि ये बोर्ड नहीं है, तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो दोबारा बेटे हम वापस आते हैं जी कंडीशनल सेंटेंस में। तो कंडीशनल सेंटेंस में सबसे सीखने वाली बात है बेटे वो ये है कि हालांकि देखो दोनों साइडों पे ये लगा हुआ, इधर भी गा है इधर भी गे है, यहाँ भी गे है इधर भी गे है, यहाँ भी आप देखो गा लिखा हुआ है और इधर एंड पे भी गे लिखा हुआ है, यानी दोनों साइडें जो है वो फ्यूचर टेंस हैं। लेकिन आपने जब इसकी ट्रांसलेशन करनी है तो फर्स्ट पार्ट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला जो हिस्सा होगा जुमले का, पहला हिस्सा या शर्तिया हिस्सा तो होगा वो प्रेजेंट, ये देखो प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और दूसरा हिस्सा जो होगा वो फ्यूचर में होगा, सेकंड पार्ट। अब मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये है एज़ यू सो, क्या है जी, एज़ यू सो है, इधर विल हमने नहीं लगाया, हालांकि यहाँ पे आप देखो गे लिखा हुआ है। तो वैसे करोगे अगर होता तो विल यू विल सो होता ना, एज़ यू विल सो, लेकिन विल इसलिए नहीं लगाया कि एज़ पर रूल वी हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एज़ यू सो, आगे दूसरे में शेल लगा, सो शेल यू रीप। तो शेल इसलिए यू के साथ लगा है कि यहाँ ज़ोर दिया गया है, किसी चीज़ पे ज़ोर दिया जाए, ताकीद की जाए या कोई प्रॉमिस वगैरह किया जाए, तो उस सूरत में हम जो है वो विल की जगह शेल लगा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस बेटे आप देखो, और ये देखो जी शर्ती जुमला कैसा है, अगर वो नहीं खेलेगा, ठीक है, अगर वो नहीं खेलेगा, ठीक है, तो हम मैच हार जाएंगे। इसमें क्या है, उसका ना खेलना शर्त है और अंजाम क्या है, हम हार जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट अगेन जो है ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये क्या है जी, इफ़ ही डज़ नॉट प्ले। वैसे तो होना चाहिए था, चूँकि यहाँ पे गा लगा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, तो वैसे तो होना चाहिए था, अगर ये कंडीशनल ना होता तो होता इफ़ ही विल नॉट प्ले, लेकिन विल नॉट, यहाँ पे विल नॉट की जगह हमने डज़ नॉट लगाया। वजह क्या है कि एज़ पर रूल फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रेजेंट टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शी इट के साथ डज़ नॉट लगता है। तो इफ़ ही डज़ नॉट प्ले वी विल लूज़ द मैच। दूसरा जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, दूसरा जो है उसमें हम विल और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और पहले में हम डज़ नॉट यानी प्रेजेंट में उसको चेंज करेंगे, ठीक हो गया। ओके जी, तो नेक्स्ट सेंटेंस आप देखो, जब सूरज तुलू होगा तो हम मरी रवाना होंगे। जब सूरज तुलू होगा तो हम मरी रवाना होंगे। तो इसको ख़ुद बनाने की कोशिश करें, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, और साथ साथ आप सुने भी थे, और इतनी एग्जांपल्स हमने दे ली हैं, तो अभी तो यकीनन आपको जो है पता होना चाहिए कि इसको कैसे होगा। ओके जी, जब सूरज तुलू होगा, पहला हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा है तो हम मरी जाएंगे। अब मरी जाने के लिए शर्त क्या है, ये मरी रवाना होने के लिए शर्त क्या है, सूरज का तुलू होना, कि जब सूरज तुलू होगा तब जाएंगे। तो लिहाजा पहला है हिस्सा प्रेजेंट में बनेगा व्हेन द सन राइजेज, व्हेन द सन राइजेज आया है, यहाँ सन विल राइज नहीं, यहाँ पे विल हमने नहीं लगाया हुआ, तो लिहाजा ये हिस्सा पहला जो है वो प्रेजेंट है। और वी विल लीव फॉर मरी, लीव फॉर होता है रवाना होना, और मरी मरी, लीव फॉर मरी, तो यहाँ विल लगा है, वी विल लीव फॉर मरी। तो नेक्स्ट सेंट सिमिलरली जो है सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस जो है उस पर आप गौर करें, जब वो दफ्तर पहुंचेगा तो वो तुम्हें फ़ोन करेगा, ठीक है, जब वो दफ्तर पहुंचेगा, पहला ऐसा तो तुम्हें फ़ोन करेगा, ये भी शर्तिया जुमला है, यानी फ़ोन करने के लिए शर्त क्या है, उसका दफ्तर पहुंचना, दफ्तर पहुंचेगा तो आपको फ़ोन करेगा। तो व्हेन ही रीचेस हिज ऑफिस, इसको गौर से देखो, व्हेन ही रीचेस हिज ऑफिस, जब वो दफ्तर पहुंचेगा, यहाँ भी ही विल नहीं, हालांकि यहाँ देखो गा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने ही विल यहाँ पे नहीं लगा, ही रीचेस लगा दिया है। तो व्हेन ही रीचेस हिज ऑफिस, जब वो दफ्तर पहुँचेगा तो ही विल कॉल यू,
कॉल यू का मतलब, कॉल का मतलब होता है फ़ोन करना, तो वो तुम्हें फ़ोन करेगा। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस एंड ट्राई टू ट्रांसलेट इट एट योर ओन। खुद इसको करने की कोशिश करें। अगर तुम सच बोलोगे तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। अगर, हाँ, अगर तुम सच बोलोगे, ठीक है, अगर तुम सच बोलोगे, और दूसरा क्या है, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, यानी माफ़ करने के लिए शर्त क्या है, सच बोलना, यानी सच बोलोगे तो हम तुम्हें माफ़। तो वैसे देखो यहाँ पे गे लगा हुआ है तो ये फ्यूचर है, लेकिन यहाँ पे आप देखो इंग्लिश जब हमने इसको ट्रांसलेट किया है तो इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ पे जो है हमने विल नहीं लगाया, ठीक है। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, ये प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है ट्रूथ, ट्रुथ नहीं होता, ट्रूथ। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ वी विल फॉरगिव यू, तो दूसरा जो है वो फ्यूचर है, वी विल फॉरगिव यू। तो विल ही आप लगा सकते, शेल इवन आप यूज़ ना भी करें तो इट विल बी करेक्ट। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट अब बेटे सारी एक्सरसाइजेज हैं, तो मैं जस्ट आपकी हेल्प करता हूँ, बाकी आपने खुद जो है इसको एक्सरसाइज को हल करना है, देखना है। अब ये भी 5 सेंटेंस मैंने दिए हैं और ये सारे के सारे गलत हैं, और ये वो एरर्स हैं, इसमें वो मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली आप लोग करते हैं। आपके जो भी टेस्ट होते हैं, कोई वीकली टेस्ट अगर हो रहा है, आपका मंथली टेस्ट होता है, या वैसे टर्म का टेस्ट होता है, प्री बोर्ड वगैरह होते हैं, प्री यूनिवर्सिटी होते हैं, तो उसमें ये सारी कॉमन एरर्स जो हैं ऐसे आते हैं जो हम देखते रहते हैं। तो लिहाजा ये मैंने उसको सिलेक्ट किया है। तो ये गौर से आप देखें, पहला सेंटेंस जो है, इफ़ शी विल नॉट वर्क हार्ड शी विल फेल। अब इसमें गौर करें क्या इसमें गलती हो सकती है, ठीक है, गौर करें जी। आपने खुद इसको पहले ठीक करना है, फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा। ओके जी, तो ये शर्तिया जुमला है, ठीक है, इसलिए पहला ऐसा इसका प्रेजेंट होना चाहिए। देखो ना, इफ़ शी विल वर्क हार्ड, नॉट वर्क हार्ड, इफ़ शी विल नॉट वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत नहीं करेगी, शी विल फेल, वो फेल हो जाएगी। तो लिहाजा 2 दफ़े इसमें विल लगा हुआ है, एक यहाँ भी विल है और यहाँ भी विल है। तो एज़ पर रूल एक ही सेंटेंस में कंडीशनल की सूरत में 2 बार विल नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये जो फर्स्ट विल है इसको हमने चेंज करना है प्रेजेंट में। तो आपको पता है प्रेजेंट में शी के साथ डज लगता है, ठीक है, ही शी इट के साथ डज, तो यहाँ पे डज आ जाएगा। ये जो सर्कल मैंने किया ये विल ख़त्म हो जाएगा, तो ये होगा इफ़ शी डज नॉट वर्क हार्ड तो शी विल फेल। इन दिस वे योर सेंटेंस विल बी करेक्टेड। इस तरह आपका जुमला सही किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, वेयर यू विल गो इन समर वेकेशन, वेयर यू विल गो इन समर वेकेशन, आप मौसम गर्मा में कहाँ जाएंगे, तो ये सेंटेंस भी गलत है। इस पे रूल नंबर 3 अप्लाई करें। रूल नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब का क्या है, रिकॉल करो, रिकॉल का मतलब याद करें। हेल्पिंग वर्ब का बेटे रूल नंबर 3 ये है कि व्हेन एवर योर सेंटेंस स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन वर्ड, जब भी आपका कोई जुमला जो है वो सवालिया लफ्ज़ जैसे वेयर से ये स्टार्ट कर रहा है, तो इट मस्ट बी फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब। तो ये विल जो आगे लगा हुआ है ये इसके फ़ौरन साथ आना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल साथ, तो वेयर विल हो जाएगा ये, ठीक है। ये सेंटेंस की करेक्शन होगी, वेयर विल यू गो इन समर वेकेशन, ठीक है। दोबारा इसको हाईलाइट में रिमूव कर रहा हूँ तो आप देखो दोबारा, वेयर विल, ये इस जगह में गलती है, तो विल जो है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। वेयर विल यू गो इन समर वेकेशन, आप मौसम गर्मा में कहाँ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी, आई नो, ये वाला, आई नो वाई विल यू रिजेक्ट माई ऑफ़र। अब इस पे गौर करें तो ये रूल नंबर 4 की इसमें मिस्टेक है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब के रूल याद करोगे तो आपको कभी भी कोई गलती नहीं आपसे होगी, और आपको कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि ये इसमें, यू कैन स्पॉट द एरर ये करके, ठीक है। तो दोबारा इसको देखें, वाई इस सेंटर में है, तो रूल नंबर 4 कहता है कि जब भी सवालिया लफ्ज़ सेंटर में आ जाए तो उसके बाद बाकी ये जो हिस्सा है वो सादा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें सादा नहीं किया हुआ, इसमें क्या है, विल यू रिजेक्ट माई ऑफ़र, तो यू विल,
ये यहाँ पे होगा यू विल, सादा करना तो यू विल रिजेक्ट, विल यू तो सवाल ये रहता है, तो लिहाजा ये सेंटेंस भी हमारा गलत था। अब लास्ट सेंटेंस को गौर से देखें, और ये भी मैं आपको ज़रा हिंट दे देता हूँ, बल्कि आप पहले देखो। एंड यू मस्ट ट्राई टू स्पॉट द एरर, इसमें गलती ढूंढने की कोशिश करो। इफ़ वी विल प्ले वेल वी विल विन द मैच, तो ये भी कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर हम अच्छा खेलेंगे तो जीत जाएंगे। इफ़ वी विल प्ले वेल, अगर हम अच्छा खेलेंगे, वी विल विन द मैच, तो ये गलत जुमला है। गलत क्यों है? क्योंकि पहला हिस्सा इसका फिर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर पहला हिस्सा प्रेजेंट होगा तो ये विल रिमूव कर देंगे, विल ख़त्म हो जाएगा। ये होगा इफ़ वी प्ले वेल वी विल विन द मैच, अगर हम अच्छा खेलेंगे, ये जो विल है इसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, विल प्रेजेंट में नहीं लगता, फर्स्ट पार्ट को हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बी करेक्ट, ये सही होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम पेज लेते हैं, उसमें भी जो है सेम चीज़ होगी। हाँ, यहाँ उर्दू की ट्रांसलेशन आपको करनी है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन या पैराग्राफ ट्रांसलेशन, तो लिहाजा मैं आपके साथ रीड आउट करता हूँ, इसमें आपकी हेल्प करता हूँ। एक्चुअली ये आपको करना है। और एक बात और ये है कि ये जो भी एक्सरसाइजेज हैं इसको पाज पे लगाएं, वीडियो को पाज पे लगाएं, स्टॉप करें और इसको अपने रजिस्टर में इन सेंटेंसेस को लिखें और ख़ुद से बाद में जस्ट उर्दू इसकी लिख लें और ख़ुद से पहले लेक्चर आप सुन लें, अगर कहीं से मसला है ख़ुद से इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें और ये सॉल्व करें। ये 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, आगे पैराग्राफ भी आने वाले हैं, वो भी आपने इसको ट्रांसलेट करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको जो है इसको मार्क करके चेक करके आपको वापस करूँगा और एक पेज मैं आपको शेयर करूँगा आपके साथ कि किस तरह। ऑलरेडी बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो सॉल्व करते हैं जो इसकी एक्सरसाइज मैं देता हूँ, उसकी सलूशन के बाद वो मुझे पिक्चर सेंड करते हैं, वो पिक्चर को फिर मैं मार्क करके देखता हूँ, उसमें कोई गलती है तो वो पॉइंट आउट कर लेता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये यूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर हम लें तो ऐसे, ये अगर कोई गलती हो तो इस तरह भी ये मिस्टेक आपकी है, तो आपको इसी तरह मैं सेंड कर दूंगा तो आपको पता चल जाए ये मिस्टेक्स हैं, ये ठीक है। ठीक हो गया? ओके, तो ये ज़रूर आप करें इस तरह, जस्ट लेक्चर सुन लेना और फिर उसको भूल जाना, तो ये कोई ऐसी सेंसिबल बात नहीं है। इसको प्लीज़ आप लाजमी जो है सॉल्व करें और व्हाट्सएप करें, मुझे भेजें। इवन आप इसको सॉल्व करके फेंकते भी रहो ना तो फिर भी लिखने में बड़ी बरकत है, लिखने के बड़े फ़ायदे हैं। ठीक है, ओके जी, हम आते हैं जी, दोबारा इसको देखते हैं। हम अपने बुज़ुर्गों की नाफरमानी नहीं करेंगे, तो नाफरमानी करना जो है ये होता है डिसओबे, डिसओबे, और बुज़ुर्गों को कहते हैं एल्डर्स, तो वी विल नॉट डिसओबे आवर एल्डर्स, वी विल, चूँकि ये फ्यूचर इसमें आ गया और इसमें है ये एक्टिव वॉइस है तो बी नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें मौजूद है, ये हम जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मौजूद हो तो सिर्फ विल लगता है, तो वी विल नॉट डिसओबे आवर एल्डर्स। उसके बाद है जी, सर्दियों में परिंदे कहाँ जाएंगे, सर्दियों में परिंदे कहाँ जाएंगे। अब कहाँ चूँकि इसमें आ गया है तो इस पे रूल नंबर हम 3 लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब का, और रूल नंबर 3 में क्या है कि कहाँ की ट्रांसलेशन शुरू में करेंगे वेयर, तो वेयर जब शुरू में आता है तो उसके फ़ौरन बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो ये आएगा वेयर विल द बर्ड्स गो इन विंटर, वेयर विल द बर्ड्स गो इन विंटर। तो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वो अपना वादा पूरा करेगा। अब जब भी कोई उर्दू का सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो ऑलरेडी ये आपने हेल्पिंग वर्ब का रूल पढ़ा है, तो इंग्लिश का सेंटेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या विल है और ये एक्टिव वॉइस है, क्या वो अपना वादा पूरा करेगा, विल ही कीप हिज प्रॉमिस, विल ही फुलफिल हिज प्रॉमिस, या फिर विल ही कीप हिज वर्ड, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, विल ही कीप
his word, WORD, will he keep his word, will he keep his word। तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है आप देखें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें खुद ही। ये एक्चुअली मैंने वो छोटे बच्चों की तरह आपको नहीं है इस तरह पढ़ाना, जस्ट मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप खुद से करें। आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, नोटबुक या कोई भी राइटिंग मटेरियल होना चाहिए, और आप साथ साथ इसको करें। शाम के बाद गेट को ताला लगाया जाएगा। ये सबसे पहले तो देखें एक्टिव है ये पैसिव है। तो ये पैसिव है। पैसिव क्यों है? क्योंकि इसमें ताला लगाने वाले का जिक्र नहीं है, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है। तो शाम के बाद गेट को ताला लगाया जाएगा। तो ये होगा द गेट विल बी लॉक्ड। विल बी आएगा। विल बी क्यों आएगा? पैसिव है इसमें। और लॉक की थर्ड फॉर्म होती ताला लगाना, लॉक। तो लॉक्ड थर्ड फॉर्म है, LOCKED, लॉक्ड। द गेट विल बी लॉक्ड आफ्टर इवनिंग। तो नेक्स्ट लास्ट जो है इसकी एग्जांपल, गंदम कब काटी जाएगी। गंदम कब काटी जाएगी, ये भी पैसिव वॉइस है क्योंकि इसमें काटने वाले का जिक्र नहीं है। गंदम का जिक्र तो है लेकिन काटने वाले का जिक्र नहीं है। तो लिहाजा इसमें एक सवालिया लफ्ज़ भी है, और सवालिया लफ्ज़ क्या है? कब। तो कब की अंग्रेज़ी क्या होती है? व्हेन। तो ये आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे ऐसे, व्हेन से, और व्हेन के बाद फिर फ़ौरन आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना, ठीक है। रूल क्या कहता है कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो व्हेन विल आ जाएगा, ठीक है। तो सही क्या बनेगा? व्हेन विल वीट बी हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड काटना होता है, ठीक है। और रीप की सेकंड फॉर्म रीप्ड, रीप। और इवन कट भी आप लिख सकते हो, कट की सारी फॉर्म्स जो है एक एक, कट 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 होता है। तो व्हेन विल, दोबारा इसको सुने, व्हेन के फ़ौरन बाद विल आएगा। व्हेन विल वीट बी, बी क्यों लगाएंगे? पैसिव वॉइस से। रीप्ड, रीप्ड। हार्वेस्टेड भी ठीक है, रीप्ड भी ठीक है, सही है। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको देखनी होगी, और ये है पहला पैराग्राफ। पैराग्राफ काफ़ी बड़ा सा है, इसके भी एक्टिव वॉइस भी हैं और पैसिव वॉइस भी हैं। तो ये आसान सा पैराग्राफ है वैसे तो जस्ट इसमें मैं हाईलाइट नहीं करूँगा, जस्ट आपके लिए मैं पढ़ता जाता हूँ। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स है तो वो मैं आपको बताऊँगा, ये आपको खुद करना है। और ऐसे मैं अगर आपके सामने पढ़ता जाऊँ और आप सुनते जाओ तो इसका उतना फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो लिहाजा आपने क्या काम करना है, इसको सॉल्व करना है। इवन पीछे जो एक्सरसाइजेज आई हैं, करेक्शन वाली एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करें, ट्रांसलेशन है वो भी सॉल्व करें। सॉल्व करें, अगर आप कर सकते हैं तो व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नोट्स वगैरह पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, यू फ़ोन का नंबर, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस पर आप वो पेज सेंड कर दें, जो भी पिक्चर लेके पिक्चर सेंड करें, और मैं ऐसे जैसे हाईलाइट करता आ रहा हूँ और आपको समझाया है इसी तरह मैं आपको मिस्टेक्स जो है वो करेक्ट करके वापस फ़ौरन ही वापस करूँगा। तो काफ़ी बच्चे हैं जो ऑलरेडी पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में उन्होंने इवन लोग जो है वो खुद से जो है क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं घर बैठ के। स्टोरी जो है, प्लेस जो हैं, पोएम्स वगैरह, उसकी एक्सप्लेनेशन भेजते हैं, समरीज भेजते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो जस्ट आई रीड इट आउट और आपको इसे सॉल्व करना है। हम अगले हफ्ते अपने छोटे भाई असद की सालगिरह मनाएंगे। तो ये एक्टिव है ऐसे। सालगिरह बर्थडे होता है, मनाना होता है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। अगले हफ्ते होता है नेक्स्ट वीक। तमाम करीबी रिश्तेदारों को दावत दी जाएगी, ये पैसिव वॉइस है। तमाम करीबी रिश्तेदारों को दावत दी जाएगी, ये पैसिव वॉइस क्यों है? सोचें ज़रा। क्योंकि दावत देने वाले का जिक्र नहीं है, ठीक है, सिर्फ रिश्तेदारों का जिक्र है। उसके बाद है जी, दावत देना होता है इनवाइट, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी इनवाइटेड। तमाम करीबी रिश्तेदार क्या होते हैं? क्लोज रिलेटिव्स। ऑल द क्लोज रिलेटिव्स विल बी इनवाइटेड, विल बी आ जाएगा। आगे मुख्तलिफ खाने पकाए जाएंगे, तो खाना पकाने के लिए क्या होता है?
खाना पकाने के लिए होता है डिफरेंट डिशेस विल बी कुकड। ठीक है, ये मैंने वैसे ही आपको बता दिया है, बताना आपको ख़ुद वैसे करना चाहिए। मुख्तलिफ़ खाने पकाने के लिए कुक होता है और मुख्तलिफ़ खाने डिफरेंट डिशेस। हमारे अब्बू एक बहुत बड़ा सा केक लाएंगे। अब ये अंडरस्टूड है, केक को केक ही कहते हैं, CAKE। तो अब्बू के लिए फादर होता है लाना ब्रिंग, और ये एक्टिव है, ये पैसे ये खुद आपने देखना है। छोटे बच्चों को नए कपड़े और जूते दिए जाएंगे। अब ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये भी आप खुद देखो। ठीक है, इसके बाद है मकान को रंग बिरंगी रोशनियों और झंडियों से सजाया जाएगा। सजाने के लिए होता है डेकोरेट, सजाने के लिए डेकोरेट। रंग बिरंगा होता है कलरफुल, रंग बिरंगी रोशनियाँ कलरफुल लाइट्स एंड बंटिंग्स। झंडियाँ होता है बंटिंग्स, BUNTINGS। ठीक है, तो सेलिब्रेट होता है बल्कि वो तो ऊपर आ गया ना। सजाना होता है डेकोरेट, रंग बिरंगी रोशनी और झंडियाँ कलरफुल लाइट्स एंड बंटिंग्स। सालगिरह का गाना भी गाया जाएगा। तो सालगिरह बर्थडे होता है, तो सालगिरह का गाना क्या होता है, बर्थडे सॉन्ग। तो गाना गाने के लिए होता है सिंग सॉन्ग संग, सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म होगी ये आप खुद देखो। एक्टिव है, ये पैसिव है। अगर पैसिव आपको लगता है तो फिर थर्ड फॉर्म लगाओ, एक्टिव लगता है तो फिर फर्स्ट। ये आप मुझे भेजेंगे तो मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा, और इवन आपकी मिस्टेक्स होंगी तो वो भी निकाल के दूंगा, करेक्शन कहीं से करनी है वो भी कर लेंगे। उसके बाद है जी, चचा जान मिठाई की दुकान से मिठाई लाएंगे। चचा जान के लिए अंकल, मिठाई की दुकान क्या होते हैं, स्वीट शॉप, और मिठाई को कहते हैं स्वीट। केक काटा जाएगा। अब ये एक्टिव है या पैसिव है, तो काटने के लिए कट होता है, केक केक ही होता है, और सब मिलकर तालियां बजाएंगे। तालियां बजाना क्लैप होता है, क्लैप, फर्स्ट फॉर्म क्लैप। ठीक है, तो सब के लिए ऑल। तो और इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड तो है ही नहीं। ये आपने देखना एक्टिव है या पैसिव। चले मैं आपको ये बता देता हूँ कि केक काटा जाएगा और सब मिलकर तालियां बजाएंगे। इसके दो हिस्से हैं, एक पार्ट इसका एक्टिव वॉइस है और दूसरा पैसिव वॉइस है। यानी एक में आपने विल भी लगाना है और एक में विल लगाना है। ठीक है, विल भी के साथ थर्ड फॉर्म लगाना। ये आपको खुद जज करना है कि एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है। वो गा कर असद को बहुत सालगिरह मुबारक देंगे। तो गा कर सालगिरह मुबारक होता है, हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ, दे विल सिंग असद हैप्पी बर्थडे, दे विल सिंग असद हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद है जी नेक्स्ट, इसे तोहफे दिए जाएंगे, उसे तोहफे दिए जाएंगे, उसे तोहफे दिए जाएंगे। तो ये आप देखो एक्टिव है, ये पैसिव है। तोहफे को गिफ्ट कहते हैं, GIFTS, गिफ्ट। तो देने के लिए गिवन, ऑफर्ड, अवॉर्डेड। उसके बाद है वो बहुत खुश होगा। तो ये भी होगा, होगा जब भी आ जाता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, होगा। ठीक है, होगा। खाली गा अगर होता है वो एक्टिव वॉइस है। तो ही विल बी हैप्पी, ही विल बी वेरी हैप्पी। सब लोग खाना खाएंगे, ये देखो एक्टिव है या पैसिव है, खुद आप इसमें जज करो। आखिर में क्या होगा जी, इसको देख लेते हैं। ओके जी, आखिर में बड़ों को गर्मा गर्म चाय पेश की जाएगी। बड़ों के लिए द एल्डर्स, पेश करने के लिए होता ऑफ़र, गर्मा गर्म चाय, हॉट टी। तो ये आपने देखना है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चे आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ठीक है, ये बच्चे आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो लुत्फ़अंदोज़ होना होता है इंजॉय। तो ये भी आप देखो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अगर एक्टिव वॉइस है तो फिर फर्स्ट फॉर्म आप लगाओगे विल के साथ, पैसिव वॉइस है तो फिर विल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे। ये खुद जज करना है आपने। आगे उसके बाद है, फिर वो छत पर खेलेंगे। हाँ ये तो अंडरस्टूड है, छत रूफ होता है, खेलना प्ले होता है। ठीक है, इसके बाद है ड्राइंग रूम में मुल्की मसाइल पर बहस की जाएगी। ठीक है,
तो ये आप देखो जी, एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। ड्राइंग रूम में मुल्की मसाइल पर बहस की जाए। बहस करना होता है डिस्कस, थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिस्कस्ड, डिस्कस्ड, ठीक है, डिस्कस्ड। और मुल्की मसाइल होते हैं नेशनल इश्यूज़, नेशनल इश्यूज़। ड्राइंग रूम में इन ड्राइंग रूम, ये आपने खुद इसको ट्रांसलेट करना है। आगे सियासतदानों, सियासतदानों पर तनकीद की जाएगी। तनकीद होता है क्रिटिसाइज, और सियासतदानों को कहते हैं पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस। तो आपने देखना है ये एक्टिव है या पैसिव है, और ये खुद बनाने की कोशिश करनी है। मुल्क की बेहतरी के लिए तजावीज़ दी जाएंगी, ठीक है, मुल्क की बेहतरी के लिए तजावीज़ दी जाएंगी। ये भी देखो एक्टिव है या पैसिव। मुल्क की बेहतरी होता है बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, और तजावीज़ होता है सजेशंस, सजेशंस, चन बोलते हैं, सजेशंस, सजेशन नहीं होता, शन नहीं होता, चन होता है, सजेशंस, सजेशंस। तो दी जाएंगी गिवन, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। रात गए, रात गए महफिल इख्तिताम पजीर होगी। महफिल के लिए मीटिंग आप लिख लो, या गैदरिंग, और इख्तिताम पजीर होना होता है एंड, END, एंड। और रात गए लेट एट नाइट, रात गए के लिए क्या होगा, लेट एट नाइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेंटेंस, सब अपने घरों को लौट जाएंगे, सब अपने घरों को लौट जाएंगे। तो ये भी आप देखो, गो बैक भी होता है, रिटर्न भी होता है, ठीक है, लौट जाना, रिटर्न, अपने घरों को, टू देयर होम्स। तो ये आप देखना है कि एक्टिव आपने इसको बनाना है या पैसिव बनाना है, इट्स अप टू यू। उसके बाद है आखिरी सेंटेंस है लास्ट, इस तकरीब को काफ़ी अरसा याद रखा जाएगा। अब यहाँ भी आपने खुद ट्रांसलेट करना है। पहले तो इसको यू हैव टू डिटरमिन वेदर इट इज़ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा। तकरीब होता है फंक्शन, इस तकरीब को, दिस फंक्शन, काफ़ी अरसा, फॉर अ लॉन्ग पीरियड या फॉर अ लॉन्ग टाइम, याद रखना, रिमेंबर, रिमेंबर। तो ये आपने देखना है कि ये एक्टिव है या पैसिव है। तो लास्ट में एक क्या उसको कहते हैं, पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ को आपने गौर से देखना है। और एक दो बातें मैं आपको बताता हूँ। आज जो हमने ये टेंस पढ़ा है उसमें एग्जैक्टली तो ये पैराग्राफ नहीं आया था, लेकिन ये प्रैक्टिस से, एक जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे दिया है। और इसमें बार बार एक लफ्ज़ आता है सकना, सकना इस्तेमाल हुआ, सकता जैसे है ना, ये आप देखो सकता, सकता के लिए बेटे होता है कैन, क्या वर्ड होता है, कैन। तो आप जस्ट ये समझो कि विल और कैन सेम है, जो विल का रूल है वो कैन का रूल है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो होगा, और मैं जाऊँगा, आई विल गो होगा, यानी विल की जगह कैन आप लगा सकते हो। शी विल कम, शी कैन कम, दे विल रन, दे कैन रन, यानी कैन और विल को आप रिप्लेस करेंगे रूल के लिहाज से। ये नहीं है कि आप वैसे ही कर दोगे, मतलब है फ्यूचर की जगह कैन नहीं लगा सकते लेकिन जब भी सकना आ जाए, सकता, सकती, सकते, तो फिर आप कैन लगाएंगे, और उसका एक्टिव वॉइस होगा तो कैन बी हो जाएगा, यानी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जैसे विल बी होता है ऐसे कैन बी हो जाता है। तो ये आपने गौर करना है। मेरे ख्याल आपको कुछ समझ आ गई होगी, ठीक है, और फिर कुछ मैं आपकी हेल्प भी कर देता हूँ। जौहरी तवानाई को कई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्यों है कि इस्तेमाल करने वाले का जिक्र नहीं है, यानी सब्जेक्ट जो है इसमें मिसिंग है। तो लिहाजा जौहरी तवानाई क्या होता है, एटॉमिक एनर्जी। तो सकता है तो आपको पता है कैन बी हो जाएगा, विल बी जैसे हो जाता है पैसिव वॉइस में, ऐसे कैन बी हो जाएगा। एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज, जौहरी तवानाई को कई मकासद के लिए इस्तेमाल, या फॉर डिफरेंट पर्पजेज़, या फॉर वेरियस पर्पजेज़, पर्पजेज़ भी आप कह सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद है इसे सारी नस्ल इंसानी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अगेन इट इज़ पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस फिर हमारा पैसिव वॉइस है, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले का नहीं है। इसे
सारी नस्ल इंसानी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल। नस्ल इंसानी क्या होता है? मैन काइंड। और सारी नस्ल इंसानी ऑल मैन काइंड। फ़ायदा बेनिफिट, इस्तेमाल करना यूज़। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ होल मैन काइंड या ऑल मैन काइंड, ठीक है। और इसे सारी दुनिया को, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये भी पैसे वैसे, इत्तेफाक से सारे का सारा पैसे वैसा है। और इसे सारी दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपको बताया सकता जब भी आएगा तो कैन बी, जैसे विल भी आप लगाते हो, यानी बी का इजाफा विल के साथ लगाते हो, तो यहाँ भी आप कैन के साथ भी इजाफा कर दोगे। और इसे सारी दुनिया को तबाह करना होता है डिस्ट्रॉय, सारी दुनिया, द होल वर्ल्ड, इस्तेमाल करना यूज़। इट कैन आल्सो बी यूज्ड, बी क्यों लगाएंगे? पैसे वैसे, कैन बी। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। तो नेक्स्ट क्या है? अगर हम जौहरी तवानाई को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर हो। ये फिर कंडीशनल सेंटेंस आ गया, ठीक है। अभी अभी हमने, और ये है ही फ्यूचर में, तो ये तो आपको खुद करना होगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर हम जौहरी तवानाई को पुरअमन, पुरअमन होता है पीसफुल, ये वोकेबलरी बता देता हूँ। पुरअमन मकासद होता है पीसफुल एम्स या पीसफुल मरकज़, पर्पज़, सॉरी, फॉर पीसफुल पर्पज़। पर्पज़ की ये मकासद जमा है ना, तो पर्पज़ हो जाएगा, फॉर पीसफुल पर्पज़। तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। तो अच्छा गुड होता है, ठीक है। तो ये आपने को, चलो दूसरे का बता दें, इट विल बी गुड फॉर अस। तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, इट विल बी गुड फॉर अस। अच्छा, ये जो लफ्ज़ तो आया है, तो के लिए देन बेटे नहीं लिखना, तो के लिए कोमा लगाना है। कंडीशनल सेंटेंस में एक बात रह गई है कि जब भी उस कंडीशनल सेंटेंस में अमूमन तो आता है सेंटर में, दोनों को कनेक्ट करने के लिए, बोथ पार्ट्स को एज अ कंजंक्शन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या करना है? कोमा लगा देना है। आगे नेक्स्ट है जी जौहरी तवानाई। नेक्स्ट आप खुद पढ़ें, तो मैं जस्ट आपकी हेल्प कर देता हूँ। जौहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है। फिर सख्ती आ गया, तो सख्ती के लिए कैन आएगा, ठीक है। जैसे उधर विल था तो विल को कैन से रिप्लेस। तो बाकी इसको भी आपने खुद बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा, चश्मा के मकाम पर, चश्मा जो है ना, मियाँ वाली के आगे एक जगह का नाम है, मियाँ वाली के साथ ही तकरीबन आगे पड़ता है चश्मा। तो चश्मा के मकाम पर जौहरी बिजली घर लगाए गए हैं। तो ये चूँकि और टेंस है, नेक्स्ट टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लगाए गए हैं या लगाए जा चुके हैं, एक ही है, चश्मा के मकाम पर। और ये है पैसे वैस, टेंस और है लेकिन ये पैसे वैस। और आपको मैंने बताया पैसे वैस में अच्छा थर्ड फॉर्म लगती है। चश्मा के मकाम पर जौहरी बिजली घर। जौहरी बिजली घर क्या होता है? एटॉमिक पावर प्लांट्स, एटॉमिक पावर प्लांट्स। तो हैव बिन सेटअप, एस्टेब्लिश्ड भी होता है, सेटअप भी होता है, लगाना, सेटअप, एस्टेब्लिश्ड एट चश्मा। चश्मा के मकाम पर एट द प्लेस या एट द पॉइंट नहीं लिखना, एट चश्मा बस, दैट्स ऑल, ठीक है। तो दोबारा इसको सुने कि एटॉमिक पावर प्लांट्स, एटॉमिक पावर प्लांट्स हैव बिन सेटअप या एस्टेब्लिश्ड एट चश्मा। आजकल जौहरी तवानाई से, नेक्स्ट सेंटेंस, बल्कि लास्ट सेंटेंस जो है इसको हम पढ़ लेते हैं। आजकल जौहरी तवानाई से पैदा होने वाली बिजली सस्ती है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नाउ-अ-डेज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय एटॉमिक एनर्जी इज़ चीपर। अब ये इसमें मुवाजना है, तो चीप की जगह चीपर हम लिखेंगे, ठीक है, या लेस एक्सपेंसिव भी लिखेंगे, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। आजकल नाउ-अ-डेज, नाउ-अ-डेज द इलेक्ट्रिसिटी, या शुरू में लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी, नाउ-अ-डेज को एंड पे ले जाओ। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय एटॉमिक एनर्जी इज़ चीपर नाउ-अ-डेज, या लेस एक्सपेंसिव नाउ-अ-डेज। तो बेटे इट वाज ऑल अबाउट योर rules of translation about the future indefinite tense। तो उम्मीद है आपने इससे कुछ सीखा होगा।
तो फिर वही बात है कि मैं हर बार आपको कहता हूँ कि जस्ट लेक्चर सुन लेना। इवन आप क्लासरूम में आते हो, लेक्चर सुन के चले जाओ, घर में जाके काम नहीं करते हो। ये इट इज़ जस्ट अ सॉर्ट ऑफ होमवर्क जो मैं आपको कह रहा हूँ। ये 2 पैराग्राफ हैं, ये आपने करने हैं, ठीक है। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपने जो है स्टार्ट करना है अपना काम। तो यहाँ आ जाते हैं जी। हाँ यस, ये एक्सरसाइज है जी, ये एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है, ये आपने करके सेंड करनी है। आप खुद मुझे व्हाट्सएप कर दें अगर आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है, बड़ा भाई है, बहन है, अंकल है, अम्मी अबू अगर पढ़े हैं तो उनसे भी आप ये चेक करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन आपने करनी है। ये सेंटेंसेस हैं और इसमें ख्याल क्या रखना है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का ख्याल रखना है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन है, हम अपने बुज़ुर्गों की नाफरमानी नहीं करेंगे। तो ये भी मैंने ऑलरेडी आपकी हेल्प की है। ये 10 सेंटेंसेस हैं, 10 सेंटेंस आपको ये करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये वो छोटे भाई वाला, असद वाला, ये आपने खुद करना, ठीक है। और लास्ट में ये जो है ये जौहरी तवानाई वाला पैराग्राफ है। तो ये बेटे आपको करना था। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, आपको खुश व खुरम रखे, तमाम बलाओं से वबाओं से महफूज रखे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।